हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का ट्रिपल डिकोस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। कहा जाता है कि 1895 में एक बिरसा मुंडा नाम का एक आदमी था जो बिहार के छोटा नागपुर इलाके के जंगलों के आसपास रहता था। उसका कबीला था वहां पे। उसको गॉड का टाइटल दिया गया था। कहा जाता था उसके पास मिरेकुलस पावर्स यानी जादुई शक्तियां थी जिससे वो लोगों को बीमारियां भी ठीक कर लेता था और जो फसल की पैदावार था वो भी बढ़ा देता था। ये उसने खुद भी बोला था कि गॉड ने उसको भेजा है लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको स्लेवरी से फ्री करने के लिए। किनसे? डिकू से। डिकूज का मतलब होता है आउटसाइडर्स, जो कि बाहर से आए थे, यानी कि यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स जिन्होंने कब्जा किया था इंडिया पे, उनसे आजादी दिलाने के लिए। ये ऐसे तो मुंडास ट्रिबल ग्रुप का था, बट हजारों में इसके फॉलोअर्स हो गए थे उस टाइम पे, जो कि बाकी ट्राइबल से भी थे, जैसे कि संथल्स या ओरायोन्स। बिरसा ने लोगों को बोला कि अपना पास्ट जो था, गोल्डन पास्ट, वो ये याद करो, गोल्डन एज। स्पेशली उसने सतयुगा की बात करी। सतयुगा हिंदुइज्म में माना जाता है एक ऐसा एज था जहां पे सिर्फ सच्चाई थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, भाई भाई को नहीं मारता था, शांति थी, एक बहुत ही पीसफुल एरा था वो। तो उसने कहा वो याद करो। ब्रिटिशर्स को बड़ा ही लगा, कहा कि बिरसा जो है इसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, तो ये एक थ्रेट है, क्योंकि लोग बिरसा को मानने लग गए, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानते थे, कहीं ना कहीं रिवोल्ट हो रहा था। और जो मिशनरीज थे जो कन्वर्ट करना चाहते थे लोगों को हिंदुइज्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में, तो वहां पे भी इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी वजह से इन्होंने बिरसा को प्रिजन में डाल दिया और 1900 की बात है, बिरसा की डेथ हो गई कॉलरा की वजह से। इसकी वजह से एक अवेयरनेस भी ट्राइबल्स में फैली, क्योंकि बिरसा ने अपने थॉट्स रखे थे उनके सामने। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो लैंड्स हैं वो वापस लेने चाहिए। ट्राइबल्स वालों ने आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई, इसको फ्री करना चाहिए टैक्स से, ये वो हमारी ही लैंड है, अपनी लैंड है, फिर भी इनको हम टैक्स क्यों दें। बहुत अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए प्रोटेस्ट करने के लिए। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? उस टाइम पे अलग अलग कम्युनिटीज होती थी, ट्राइबल कम्युनिटीज, और एक ट्राइबल ग्रुप था खोन्स करके। ये ओडिशा के फॉरेस्ट में पाए जाते थे। तो इनका क्या होता था, कलेक्टिव हंट्स करते थे और जो भी शिकार किया इन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट आपस में इक्वली करते थे। जंगल से फ्रूट्स लाते थे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ये खाने को जो है किस में कुक करते थे, एक ऑयल किससे जो एक्सट्रैक्ट होता था साल और महुआ से। मेडिसिनल पर्पज से ये लोग हर्ब्स भी यूज करते थे, श्रब्स भी यूज करते थे फॉरेस्ट से। जो लोकल लोग थे वहां पे, वीवर्स थे जो बुनते थे कुछ टोकरियां वगैरह, वैसी कम्युनिटी वाले भी इनके पास आते थे। स्पेशली किस लिए आते थे? डाइज के लिए। डाइज मतलब जो कलर करते हैं कपड़ों पे, उसके लिए आते थे। बाकी चीजों के लिए भी आते थे इनके पास, बट स्पेशली डाइज के लिए आते थे। बेगास करके कम्युनिटी थी उस टाइम पे, जो सिर्फ फॉरेस्ट फूड पे थी। वो लेबर पे खुद काम करने पे भरोसा नहीं करते थे। उनको लगता था कि अगर वो लेबर वाला काम करेंगे तो उनकी पता नहीं डिग्निटी चली जाएगी, कोई बेइज्जती हो जाएगी, वैसे टाइप का। फिर आते थे वन गुज्जर्स, जो पंजाब के पहाड़ों में पाए जाते थे एरियाज में। लबादीज आंध्र प्रदेश में, जो कि कैटल हर्डर्स थे। और गादीज कुल्लू में, जो शेफर्ड्स थे। एंड बकरवाल्स जम्मू कश्मीर, जो कि गोट सीरियर करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उस टाइम पे था। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जहां पे, इसको जोम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जहां पे कि एक एरिया को थोड़ी देर के लिए आफ्टर यूज, थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा जाता है जब तक उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आए, ताकि वो फिर से फसल उगाने के लिए तैयार हो जाए। इसमें 6 महीने 8 महीने साल भी लगता था। इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, यानी कि उस जगह को, ये एरिया को पेड़ पौधे जला के उस पर डाल के, राख वाख डाल के, फिर उसके बाद काफी टाइम के बाद उसको यूज किया जाता था। कॉलोनियल रूल जो था हम पे, जो कि हमें पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे, उसने ट्रिबल लाइफ कैसे इफेक्ट करी थी। ट्रिबल लाइफ में ये लोग फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाते थे, अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस भी नहीं एंजॉय कर पाते थे। स्लेव थे, स्लेवरी थी ब्रिटिश के अंडर, तो कुछ भी फ्रीडम नहीं थी इनको। तो ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे एक बहुत बड़ा जो था इश्यू जो आ रहा था, वो झूम कल्टीवेशन में आ रहा था, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ये लोग क्या करते थे मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, कल्टीवेशन करके दूसरी जगह चले जाते थे। पूरा का पूरा कबीला ही उठ के चला जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज लाए और इस फॉरेस्ट लॉज ने बहुत नुकसान किया। तो
हमारा ही फॉरेस्ट, सब कुछ हमारा, बट इन्होंने वहां पे आना जाना मना कर दिया लोकल्स को। ना कोई पेड़ से फ्रूट निकाल सकता था, ना कोई लकड़ी यूज कर पाता था, ना कोई एनिमल हंट कर पाता था, सब जगह पाबंदी करी। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जस्ट बिकॉज इनको जो जूम कल्टीवेटर्स थे या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनको सेटल करने के लिए। एक पार्ट इन्होंने रिजर्व रख दिया जहां पे इन्होंने बिल्कुल मनाही कर दी, डेथ पनिशमेंट वगैरह ऐसे ऐसे टाइप के पनिशमेंट रखे। दूसरे पार्ट जो फॉरेस्ट का था उसमें जूम कल्टीवेटर्स को लैंड जो थी वो रेंट पे दे दी, और उसमें क्या किया उन्होंने, टैक्स वैक्स भी रखा, और बोला कि तुम वहीं रखो, लैंड की भी तुम लोग देखभाल कर पाओगे। इनको लेबर्स भी चाहिए थे अपने जंगल में, अपने जो काम होते थे ब्रिटिशर्स के, चाहे वो चंदन की लकड़ी लेना था या कोई और लकड़ी या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम थे उसके लिए इनको लेबर्स चाहिए होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जूम कल्टीवेटर्स वहां बसा दिए। इनको एक तो लेबर भी फ्री में मिल जाती थी, और ये जूम कल्टीवेटर्स जो थे इधर से उधर भागते रहते थे, इनको भी इन्होंने वो कर दिया, सेटल कर दिया। मगर आहिस्ता आहिस्ता की बात है, इनकी वजह से क्या हुआ कि रिवोल्ट होना स्टार्ट करे। 1900 में जो बिरसा मुंडा था उसकी डेथ हुई, उसकी कुछ टाइम के बाद ही बात है, 1906 की बात है कि असम में भी रिवोल्ट हुआ। सोंगग्राम संगमा असम में जगह है, वहां पे बहुत बड़ा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, और फॉरेस्ट सत्याग्रह भी इसके थोड़ी देर बाद ही हुआ था। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।